हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए हिंदी शिक्षण विधियों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 50 क्वेश्चन हैं। यह हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाला अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। भाषा का अंतिम रूप होता है। भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। भाषा अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है। भाषा अनुकरण की प्रक्रिया है। बताइए, भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन है भाषा का अंतिम रूप होता है। यह कथन गलत है। ऑप्शन ए सही आंसर है। भाषा का कोई अंतिम रूप होता है? नहीं, भाषा का अंतिम रूप नहीं होता। भाषा अनंत है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्नोत्तर कौशल का मुख्य उद्देश्य है अर्थ को स्पष्ट करना, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना, ज्ञान का स्थायीकरण करना या विषय वस्तु का सरलीकरण करना। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्नोत्तर कौशल का मुख्य उद्देश्य है मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। ज्ञान का स्थायीकरण करना किसका मुख्य उद्देश्य है? यह गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बनता है कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान का स्थायीकरण करना। विषय वस्तु का सरलीकरण करना, यह किसका उद्देश्य है? यह व्याख्या कौशल का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? व्याख्या कौशल का। व्याख्या कौशल का ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विषय वस्तु का सरलीकरण करना किसका उद्देश्य है? तो व्याख्या कौशल का। यहाँ पर प्रश्नोत्तर कौशल का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण जानने में या इनमें से सभी। बताइए, मूल्यांकन किसमें उपयोगी है? तो मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5, 7, 3, 8। बताइए, शैक्षिक मूल्यांकन के कितने उद्देश्य होते हैं? तो 3। ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन कौन से हैं? एक तो है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है कार्यात्मक। ये तीनों जो हैं शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि ने मुख्य बिंदु बताए हैं। कौन कौन से? रुचि, निरंतरता, वैराग्य या सभी। बताइए, महर्षि पतंजलि के अनुसार अभ्यास के लिए बिंदु हैं तो कौन से हैं? ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड या फिल्म खंड। बताइए, इनमें से कौन सी है जो प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बुलेटिन बोर्ड। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य है छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाकर सुधार करना या छात्र में सद्वृत्तियों का विकास करना। बताइए, उपचारात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो छात्र की कमजोरियों का पता लगाकर सुधार करना, यह उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पढ़ने का अर्थ है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, शब्दों को पढ़ना,
वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना। बताइए पढ़ने का क्या अर्थ होता है? सब लोग पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। यह पढ़ने का अर्थ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का या नैदानिक मूल्यांकन का। बताइए मध्यावधि परीक्षा किसका उदाहरण है? मध्यावधि परीक्षा मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा? अर्धवार्षिक परीक्षा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा किसका उदाहरण है? बताइए रचनात्मक का मूल्यांकन का है, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का है या योगात्मक मूल्यांकन का है या नैदानिक मूल्यांकन का है? अर्धवार्षिक परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही आंसर है। योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है? एक ही बार मूल्यांकन होता है। और रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या लगातार मूल्यांकन होता रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए। मूल्यांकन को रिक्त स्थान वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में कहना चाहिए। बताइए मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों या अधिगम की कठिनाई के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से की जा सकती है? उपचारात्मक परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या उपर्युक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन सी सही आंसर है। छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों और अधिगम की कठिनाई के कारणों की जानकारी जिसके माध्यम से की जाएगी वह है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में कमियों की जानकारी ही ली जाती है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है जब निदानात्मक परीक्षण हो जाता है। तो जो कमियां हमें निदानात्मक परीक्षण के द्वारा मिलती हैं उसका उपचार किया जाता है, यानी उसमें सुधार किया जाता है उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा कथन सत्य है? मारिया मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली थी, सही है। मॉन्टेसरी पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, सही है। मॉन्टेसरी पद्धति प्री स्कूल और प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर लागू की जाती है, सही है। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है? गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। बताइए नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है तो कौन सी? गीत तथा नाट्य प्रणाली। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? श्यामपट्ट के निर्माता विलियम जेम्स को माना जाता है। श्यामपट्ट का आकार वर्गाकार होता है। श्यामपट्ट का अनुपात 3:2 कक्षा के आकार के अनुसार होता है। उपर्युक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन बी वाला। श्यामपट्ट का आकार वर्गाकार नहीं होता, आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है, ध्यान रखिएगा। श्यामपट्ट के निर्माता विलियम जेम्स हैं और श्यामपट्ट का अनुपात 3:2 होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कक्षा के आकार के अनुसार होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, कैसे? निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण द्वारा,
निरीक्षण श्रवण अनुकरण द्वारा, श्रवण निरीक्षण अनुकरण द्वारा, श्रवण अनुकरण निरीक्षण द्वारा। बताइए प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कैसे सीखता है? तो कैसे सीखता है? श्रवण निरीक्षण अनुकरण द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। सबसे पहले सुनना सीखेगा, फिर वह भाषा पर यानी जो सामने वाला बोल रहा है उस पर गौर करेगा, फिर उसी तरह अनुकरण करने की कोशिश करेगा, फिर इस तरह भाषा सीख जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महावाक्य, महाशब्द, महावर्ण या उपर्युक्त सभी? बताइए शिक्षण सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महावाक्य के नाम से जाना जाता है। शिक्षण सूत्र को महावाक्य भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थीगण की शिक्षा स्थूल पदार्थों के द्वारा प्रारंभ की जाए, न कि शब्दों, नियमों और परिभाषाओं के द्वारा। यह कथन किसका है? एलन का, रूसो का, प्लेटो का या पेस्टोलॉजी का? बताइए कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो जितने भी कथन मैंने इस वीडियो में लिए हैं सभी को ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि सभी कथन इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेस्टोलॉजी। ऑप्शन डी, यह कथन पेस्टोलॉजी का है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय बालक को भाषा सीखना है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, अहिंदी क्षेत्र वालों को हिंदी भाषा या उपर्युक्त सभी? बताइए भारतीय बालक को कौन सी भाषा सीखना है? तो ये सभी सीखना है। ऑप्शन डी सही आंसर है। मातृभाषा तो सबसे पहले सीखता ही है, फिर उसके बाद अंग्रेजी भी सेकंड लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। अगर वह हिंदी भाषा क्षेत्र का है तो अंग्रेजी सीखेगा ज़रूर, फिर अहिंदी क्षेत्र का है तो वहाँ पर हिंदी भाषा उसे सीखनी पड़ेगी। तो भारतीय बालक को सब कुछ सीखना पड़ता है, यानी यहाँ पर जो दिया गया सभी ऑप्शन सही हैं। तो उपर्युक्त सभी सही होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है? वाद विवाद विधि, उद्बोधन विधि, भाषा मंत्र या उपकरण विधि या भाषा संसर्ग विधि? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। यह फिर किसकी विधि है? यह व्याकरण शिक्षण की विधि है, ध्यान रखिएगा। भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है, यह रचना शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो एवं रचो विधि में किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है? केवल चित्रों का विश्लेषण किया जाता है? गलत, यहाँ पर केवल आ गया, ये वर्ड निगेटिव है, ध्यान रखिएगा। छात्रों को स्वच्छ लेखन सिखाया जाता है? छात्रों को चित्र देखकर रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है? छात्रों को केवल शब्दों का उच्चारण सिखाया जाता है? तो दो ऑप्शन है। देखो एवं रचो विधि में किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं? तो छात्रों को चित्र दिखाकर रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। छात्रों को स्वच्छ लेखन सिखाया जाता है, ये नहीं होगा। पहले चित्र दिखाएंगे फिर लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है देखो एवं रचो विधि। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपर्युक्त सभी? बताइए मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी होगी? तो अनुकरण विधि होगी। मातृभाषा जब हम सीखते हैं तो अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं, वहाँ पर कोई आगमन निगमन विधि नहीं रहती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सह प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। बताइए भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो कौन सा उचित नहीं है? ऑप्शन डी, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह कथन उचित नहीं है। बाकी तीनों कथन सही हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है? योग्यता यानी क्षमता, आकांक्षा यानी इच्छा, निकटता यानी आसक्ति।
या उपर्युक्त सभी। बताइए वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? तो ये सभी आवश्यक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनव विधि या उपर्युक्त सभी। बताइए वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कौन सी है? आगमन विधि है। ऑप्शन ए सही आंसर है। गीत अभिनय विधि किसकी है? कविता शिक्षण की है। अभी हमने पढ़ा ना कि गीत अभिनय विधि कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ध्यान रखिएगा। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि होगी आगमन विधि। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान विधि के लिए, व्याख्यान विधि के लिए, योजना विधि के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए। बताइए दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए नहीं है? तो किस विधि के लिए नहीं है? व्याख्यान विधि के लिए नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता है। प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, छात्रों की प्रगति की जानकारी के लिए। बताइए उपचारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। वैसे कमजोरी का पता तो निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण तो है नहीं, तो यहाँ पर यह भी तो नहीं लिखा है कि कमजोरी का पता लगाकर उसका सुधार किया जाए किसके द्वारा। तो यही आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब पढ़े सब बढ़े का नारा किसमें दिया गया है? साक्षर भारत अभियान में, सर्व शिक्षा अभियान में, भारत साक्षर अभियान में या उपर्युक्त सभी में। बताइए सब पढ़े सब बढ़े का नारा किसमें दिया गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान में दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में आया था। इसका ईयर भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे का, महात्मा गांधी का, चॉम्स्की का या वाइगोत्स्की का? बताइए यह कथन है चॉम्स्की का। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चॉम्स्की ने कहा है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी नामक पुस्तक में भाषा के किस शिक्षण सिद्धांत का वर्णन किया गया है? स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या समवाय सिद्धांत? बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वाभाविकता का सिद्धांत का वर्णन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी नामक पुस्तक में किया गया है। और यह पुस्तक है किसकी? हेरोल्ड पामर की है। किसकी है? हेरोल्ड पामर की। ध्यान रखिएगा, इनके लेखक का भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यह पुस्तक है किसकी? हेरोल्ड पामर की है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मार्जनी यानी डस्टर का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए। अस्थायी श्यामपट्ट को लपेट फलक के नाम से जानते हैं। लकड़ी के श्यामपट्ट को उपयोगी माना जाता है। श्यामपट्ट के बिना कक्ष को कक्षा कक्ष नहीं कहा जा सकता। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? सी वाला, लकड़ी के श्यामपट्ट को उपयोगी नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह कथन गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या सतत मूल्यांकन? बताइए इनमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मानक नहीं है मूल्यांकन का प्रकार। ऑप्शन ए सही आंसर है। मानक क्या है? मूल्यांकन की विशेषता है, ध्यान रखिएगा, यह मूल्यांकन की विशेषता है। यहाँ पर मूल्यांकन का प्रकार नहीं है मानक। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
हिंदी भाषा शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या मानी जाती है? विविध भाषाओं का प्रभाव, केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भरता, शिक्षकों की कमी, परीक्षा आधारित अध्ययन। बताइए हिंदी भाषा शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो क्या है? विविध भाषाओं का प्रभाव है हिंदी भाषा शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को या बाल साहित्य को? बताइए भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है सामाजिक अंतःक्रिया को। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। बताइए बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या होना चाहिए? तो इसका निहितार्थ है बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। बताइए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 कक्षा तक की बात की गई है। तो वहाँ पर जो कक्षा की दीवार पर जो चित्र बने होते हैं ना, वही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। बताइए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। 1-2 बार वीडियो देख लेंगे, 1-2 बार पीडीएफ से अभ्यास करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएंगे। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य विन्यास या मौलिक विचार। बताइए बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है? तो मौलिक विचार है। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी शिक्षण में सही उच्चारण सीखने में कौन सी कठिनाई सबसे अधिक आती है? क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, व्याकरण की जटिलता, शब्दावली की सीमितता, पाठ्यक्रम का भार। बताइए हिंदी शिक्षण में सही उच्चारण सीखने में जो सबसे ज़्यादा कठिनाई है वह है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण उच्चारण अलग अलग रहता है, आपने सुना ही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी पढ़ने की दक्षता विकसित करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? पाठ्य सामग्री की कठिनाई, अभ्यास के अवसरों की कमी, रुचि की अनुपस्थिति, उच्चारण दोष। बताइए हिंदी पढ़ने की दक्षता विकसित करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो क्या है? रुचि की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदर्शन शिक्षण विधि में निम्न में से किसकी सक्रियता अधिक होती है? शिक्षक की, शिक्षक विद्यार्थी दोनों की, विद्यार्थियों की या किसी की नहीं? बताइए प्रदर्शन शिक्षण विधि में जिसकी सक्रियता अधिक होती है वह है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी हुई समस्या का समाधान करती हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? किलपैट्रिक का, थॉर्नडाइक का, शेक्सपियर का या योकम एवं सिम्पसन का? बताइए यह कथन किसका है? तो यह कथन है योकम एवं सिम्पसन का। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट कथन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना या इनमें से कोई नहीं। बताइए उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण विधि को स्थायी रखना। शिक्षण विधि को स्थायी रखना उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। आपने एक शिक्षण विधि चूज की, उसके माध्यम से अगर बालक में सुधार नहीं आ रहा है तो आपको दूसरी शिक्षण विधि चूज करनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? जटिल नियम और अपवाद, अभ्यास की कमी, शिक्षकों का प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण है जटिल नियम और अपवाद। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सूत्र अमनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है? सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। बताइए इनमें से कौन सा सूत्र है जो अमनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है? तो कौन सा है? सामान्य से विशेष की ओर। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहीं पर अगर विशेष से सामान्य की ओर होता तो ये क्या सही होता? विशेष से सामान्य की ओर, यही तो है ना शिक्षण सूत्र। तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने के लिए, समासों का ज्ञान कराने के लिए, संधि का ज्ञान कराने के लिए या प्रत्यय तथा उपसर्ग का ज्ञान कराने के लिए? बताइए व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है, क्या कहलाती है? आगमन विधि, निगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन या ह्यूरिस्टिक विधि? बताइए शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगमन विधि किसने दी है? अरस्तु ने दी है। किसने दी है? अरस्तु ने दी है। निगमन विधि प्लेटो ने दी है। निगमन विधि प्लेटो ने दी है। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। तो सभी को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में या रूस में? बताइए दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि को, भंडारकर विधि को, सैनिक विधि को या व्याख्यान विधि को? बताइए व्याकरण अनुवाद विधि किसे कहा जाता है? तो भंडारकर विधि को व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। यह जो है श्री रामकृष्ण द्वारा दी गई विधि है। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इनका पूरा नाम है, तो इनके नाम पर भी इस विधि का नामकरण कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही यह विधि दी थी, इनके नाम पर ही इस विधि का नामकरण भी कर दिया गया है। तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है क्योंकि श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने यह विधि दी थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता हैं कौन? डेजी मोरविन, किलपैट्रिक, जॉन डीवी या अरस्तू? बताइए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता कौन है? डेजी मोरविन। ऑप्शन ए सही आंसर है। किलपैट्रिक ने कौन सी विधि दी है? योजना विधि दी है। कौन सी विधि दी है? योजना या प्रोजेक्ट विधि? योजना या प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी है, ध्यान रखिएगा। जॉन डीवी ने योजना पर सबसे पहले कार्य किया था। सबसे पहले कार्य पूछा जाएगा तब जॉन डीवी होगा। तो योजना को विकसित किसने किया विधि के रूप में? किलपैट्रिक ने किया, इसीलिए योजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक को माना जाता है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने कौन सी दी है? आगमन विधि दी है। कौन सी विधि दी है?
आगमन विधि दी है, सभी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। बताइए, एक बालक अधिक सीखता है कैसे? तो उसे अगर क्रिया विधि से पढ़ाया जाएगा तो वह अधिक सीखेगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी कौशलों में स्थायी एवं कठिन कौशल कौन सा है? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। यह है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रश्न का जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।